हाय गाइस, मैं हूँ रूहिका और आज मैं आप लोगों को एक प्यारी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि प्यारी सी स्टोरी आई डोंट नो आप लोगों को अच्छी लगती है नहीं, क्योंकि कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, ना ही लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना ही शेयर करते हो। थोड़ा तो कर दो यार। बाय द वे, आज की मेरी स्टोरी का नाम है नसीब का लिखा। ये बहुत ही रोचक कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। 15वीं सदी की कहानी है ये। किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहता था। पंडित के आजू बाजू के सारे ही गांव में बहुत प्रख्यात था और इसी वजह से धनवान भी। पंडित का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित का कोई बेटा नहीं था और बेटी थी, लेकिन उसका विवाह हो चुका था श्रीमंत नाम के एक लड़के से। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी कि अपनी बेटी का भविष्य भी वो ठीक से रखे। तब जाकर उसने अपनी बेटी की शादी की, लेकिन चंद ही सालों में पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उसे सड़क पर लाकर रख दिया। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी पंडिताइन काफी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी कि तुम जाकर मदद करके आओ, मदद क्यों नहीं करते हो। पंडित हमेशा अपनी बीवी को ये कहकर उसकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलता है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर दें लेकिन तब भी उसके नसीब में कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके नसीब में वही लिखा है। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी को काफी दुख होता था। वो अपने मन ही सोचती थी, कैसा स्वार्थी पति है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने इसे इतना सारा धन ध्यान दिया है, क्या करेगा उसका। हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है, नहीं ले देकर एक यही बेटी है, इसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे। पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी कि वह ये पहले से ही जानता था कि वो चाहे किसी भी लड़की से शादी करती, लेकिन उसकी जिंदगी में समय आने ही वाला है और बिना इसे भुगते उसे छुटकारा नहीं मिलने वाला था। अब एक दिन क्या होता है, खाने पीने के लिए मोहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद उसके घर पर आते हैं। पंडित और उसकी बीवी ने दोनों ने मिलकर, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर अपनी बेटी और अपने दामाद का खूब आदर सत्कार किया, खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए बिना बोले ही वो लोग वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, माँ को सब समझ में आता है। पंडित इनसे रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाजत के उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद कुछ आर्थिक स्थिति में सहायता मिले। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे नहीं मांग रहे हैं, और उसने बेटी और दामाद में को भी लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। ह्यूमिलिएशन फील होता है ना, इस तरीके से अगर बताया जाए कि हम तुम्हें ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं तो शायद उन्हें भी अजीब लगता, क्योंकि कोई बेटी ये नहीं चाहेगी कि उसके बुरी कंडीशन के बारे में उसके पेरेंट्स को पता चले, या वो कितने दुख में है, कितनी प्रॉब्लम्स झेल रही है उनको पता चले, जो कि गलत है। आपके पेरेंट हैं, आपको बताना चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उसमें से सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन अपने मन ही मन में सोचती है कि चलो आज तो मैंने अपनी बेटी की थोड़ी सी मदद कर दी है, कुछ तो भला होगा इसका। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर से रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चलती थी। पैसे नहीं होते थे तो चीजों की लेन देन में भी व्यवहार होता था। वो तो आपको समझ में आया होगा ना कि मतलब बार्टर सिस्टम, एक चीज के बदले एक चीज ले लेते थे। तो वैसा ही उनके साथ भी था कि पैसे वैसे नहीं एक्सचेंज करते थे, करेंसी एक्सचेंज नहीं करते थे, बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था। अब बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वो चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े ही दूर चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई। अब वो चल नहीं पा रही थी। पंडित के दामाद ने देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल भी चल नहीं पा रही है, तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास तो पैसे थे ही नहीं। इसीलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उन्होंने उस टांगे वाले को दे दिए। टांगे वाला बूंदी के लड्डू लेकर वहां से चला गया। टांगे वाले ने अपने घर की तरफ जा रहा था, उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़े भरने वाला है, इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। तो टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए।
अब जिस गांव में हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। मतलब वो पुत्री के पिता को। तो पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से वही बूंदी के लड्डू मंगवाए थे और जहां पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। अब हलवाई ने उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वो खराब ना हो जाए, क्योंकि वो नहीं जानता था कि लड्डू कब बने हैं। समझ में आ रही है ना स्टोरी? देखो, सास ने दिए अपनी, मतलब माँ ने दिए बेटी को, बेटी ने अपने पति को दिए होंगे, हैंडओवर किए होंगे, उन्होंने करवाए हैंडओवर टांगे वाले को, टांगे वाले ने हलवाई को, और हलवाई ने जिसके घर में पूजा है उसको वही वाले लड्डू हैंडओवर करवा दिया, क्योंकि उसे पता नहीं है। अब पूजा खत्म होने पर दक्षिण और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया, खाना खाने बैठा, तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू में से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने पंडिताइन से रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने बताया कि पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उसकी बातों पर भरोसा ना करने के लिए माफी भी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा, तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर हम अब उनकी मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब इस पंडित की बात को समझने लग गई थी। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उनके घर आए, लेकिन इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी। तो आप लोग मुझे प्लीज ये बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बता दो यार, क्या चाह रहा है, इतना तो बता ही सकते हो। अगर 100-150 व्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना कि आप देख तो रहे हो, इतना तो बता सकते हो। चलो आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इससे ये तो समझ में आता है कि नसीब में लिखा तो होता है यार पहले से, पर हाँ आपको हार्डवर्क भी करना पड़ता है उसको पाने के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।